नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए होम मैनेजमेंट से संबंधित टॉपिक लेकर के आई हूँ जो भी आपके रह गए हैं और इस पे चर्चा करेंगे। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का था आंसर कि अमानवीय साधन के बारे में बताइए। तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया था। तो मैं आपको बता दूँ, जो मानवीय और अमानवीय साधन, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया अच्छे से, वहाँ जा कर के देखिएगा। मानवीय मतलब जो हमारे अंदर गुण, क्षमता, रुचि होती है, हमारे अंदर एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, इसको हम बोलते हैं। एक एनर्जी को कई रूप में कह सकते हैं, जैसे एनर्जी, ऊर्जा लिख के आ जाए, शक्ति लिख के आ जाए, तो ये सारे मानवीय साधन हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो कह सकते हैं एटीट्यूड होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे मानवीय साधन होते हैं। यानी जो मनुष्य के अंदर जो क्वालिटी होती है वो मानवीय होता है। और मनुष्य अपने पूरे कार्यों को पूरा करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करता है वो हमारा अमानवीय साधन होता है। तो अमानवीय साधन में हमारे मनोरंजन की सुविधाएं आते हैं, सामुदायिक सुविधाएं आती हैं, और ये हमारी क्या है, ये अमानवीय साधन है जिनका हम प्रयोग अपने आवश्यकता के अनुसार, लक्ष्य के अनुसार करते हैं। अब इसमें भी आपको चर्चा करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन पर, अब मेरा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट जो मैं कल बता रही थी, लास्ट हमारा मुंडेल से था, अब यहाँ से मैं ले आई हूँ। फैमिलीज हु प्लान टू बिल्ड अ हाउस शुड थिंक चूज ऑप्शन। यानी फैमिली में जो अपने मतलब घर के लिए प्लान करता है, बिल्ड बनाता है घर को, तो उसमें किन किन पॉइंट पर क्या है, थिंक करता है, यानी सोचता है, किन किन पॉइंट पर ज़्यादा फोकस होता है, इस पर आपको बताना है इसका पॉइंट। देखिए यहाँ पर चूजिंग अ सुटेबल लोकेशन, यानी सबसे पहले वो कहाँ पर लेगा, किस स्थान पर लेगा, सबसे पहले इसको चूज करें। कि प्लानिंग अ डिफरेंट रूम, यानी सही मतलब कि अलग अलग कमरों की प्लानिंग करना। ऑब्टेनिंग प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन करना, यानी हमारा प्लान्स और स्पेसिफिकेशन को प्राप्त करना। डिसाइड इंटीरियर डिज़ाइन, यानी अंदर के डिज़ाइन को डिसाइड करना। ऑब्टेनिंग आर्किटेक्ट सर्विस, जो आर्किटेक्चर बनाते हैं उनसे मतलब कि संपर्क करना, ऑब्टेन करना उनसे। और एस्टिमेटिंग द हाउस कॉस्ट, कितना टोटल हाउस कॉस्ट हो रहा है इसका एस्टिमेट लगाना। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जाता है, चूजिंग अ सूटेबल लोकेशन। सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं, हम कहाँ पर लेने, जिससे हमारी सारी सुख सुविधा हो, वहाँ आने जाने की सही सुविधा हो, रहने की व्यवस्था हो, वहाँ पर पास पड़ोस के, ऐसे सारी चीज़ को हम वहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। अब प्लानिंग डिफरेंट रूम पर नहीं करते, जब हम घर को ले लेते हैं तब वहाँ पर डिफरेंट रूम की प्लानिंग करते हैं। अब आता है ऑब्टेनिंग प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन, यानी हम पूरी तरीके से प्लान करते हैं और उसमें क्या चीज़ में स्पेशल रहेगा, क्या चीज़ कैसे रहेगा, यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर हम उसकी प्लानिंग करते हैं। डिसाइड इंटीरियर डिजाइन में अभी हमने आपको बताया, अंदर की जो डिज़ाइन है और चीज़ें हैं वो हम कमरे को यानी तब करेंगे जब हम घर को यानी मकान को ले लेते हैं, या कह सकते हैं कि हम ज़मीन ले लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। ऑब्टेनिंग आर्किटेक्ट सर्विस, यानी सबसे पहले हम आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल करते हैं, बताते हैं उसमें, और उन्हीं के हम सर्विस सबसे पहले सहारा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, और एस्टिमेटिंग द हाउस कॉस्ट, और उसके साथ साथ कितना टोटल हाउस कॉस्ट हो रहेगा इसका हम मूल्यांकन पहले से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जाता है, पहला, तीसरा और पाँचवा और छठवां, ये ऑप्शन इसमें सही जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन बनाया है आपके लिए, ये भी वैसे भी आपके हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो आइडियल साइज होता है किचन का क्या होता है। तो देखिए जो आइडियल साइज होता है 10x12 होता है, 10x10 भी होता है। 10x10, 10x12 जो होता है वो आइडियल साइज होता है किचन का, जबकि 10x10, 20x10 ये नहीं होते हैं। 10x12 में जो होता है ये सबसे अच्छा होता है, और 10x10 भी होता है, अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लुइस ए एलन द्वारा दिए गए निर्णय प्रक्रिया को क्रमबद्ध करिए। अब देखिए लुइस ए एलन के द्वारा जो निर्णय प्रक्रिया दी गई है उसको क्रमबद्ध करिए। तो देखिए इसमें है समस्या के प्रकट, इसमें है इसको सही से सीक्वेंस से करना। समस्या के प्रकट होने की अवस्था, वास्तविक समस्या को पहचानना, उत्तम हल का चुनाव करना, क्रिया की विधि का निर्धारण करना, विकल्पों की खोज करना, तथ्यों की खोजना। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समस्या ढूंढते हैं, हमारी समस्या क्या है, उसके बाद उसके अल्टरनेटिव ढूंढते हैं उसमें, यानी उसके बाद हम समस्या, कितनी समस्या उस पर विचार करते हैं, और उसमें कौन सी सबसे ज़्यादा उसका अल्टरनेटिव खोजते हैं, उस अल्टरनेटिव में से एक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक प्रक्रिया आपकी चलती है डिसीजन मेकिंग की। वही यहाँ पर भी है कि उन्हें थोड़ा सा इसमें पॉइंट अलग कर दिया और सब वही चीज़ है। देखिए हमें सबसे पहले समस्या के प्रकट होने की अवस्था होती है। दूसरा हमारा तथ्यों की खोज करते हैं, यानी हमारी जो समस्या है उससे संबंधित तथ्य को खोज करते हैं। फिर हमारी वास्तविक समस्या को हम पहचानते हैं कि हमारी क्या वास्तविक समस्या है। फिर उसके बाद आते हैं कि हम जो समस्या को अपने पहचान लेंगे, अब उस समस्या के कितने विकल्प हैं उसमें से हमें एक चूज करना है, तो उसमें विकल्प की खोज करेंगे। विकल्प की खोज करने के बाद हमारा आता है
कि उत्तम हल ना का चुनाव करना, उत्तम जो उसमें से जो कई विकल्प है उसमें से हमें कौन सा चूज करना है, उसमें से एक को निकालना, उसमें से एक को चुनाव करना। उसके बाद है क्रिया की विधि का निर्धारण करना, और लास्ट में मुझे कैसे उसको प्राप्त करना, उसका स्टेप बाय स्टेप जो है उसका निर्धारण करते हैं। ये होते हैं हमारे लुईस हेरल्ड के द्वारा दिए गए निर्णय प्रक्रिया का क्रमबद्ध तरीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके क्वेश्चन आए भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हर एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी आपने दिया होगा, आप जीआईसी का एग्ज़ाम दिया होगा, आपके अब इस तरह से पैटर्न में आने लगे हैं एग्ज़ाम में, जो आपके नेट के पैटर्न है उससे भी क्वेश्चन आपके उसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए, सबके लिए है आपके, इसीलिए मैं इस पर लिखती भी हूँ टीजीटी पीजीटी नेट, यानी हर के लिए है, आपकी तैयारी पूरे की होनी चाहिए। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अमानवीय साधनों को चुनिए। भी मैंने इस पर चर्चा भी की हूँ। तो देखिए आपका है अमानवीय साधन को चुनिए। शक्ति, भौतिक सुविधाएं, रुचियाँ, सामुदायिक सुविधा, कौशल और मनोरंजन की सुविधाएं। अब आपको यहाँ पर क्या है, आपको अमानवीय शुरू करना है। तो अमानवीय हमारा क्या आता है, भौतिक सुविधाएं आता है, यानी जैसे हमारे बस, ट्रेन, ये हमारे देखिए जो बस और ट्रेन हमारी सामुदायिक सुविधा में आते हैं, पार्क हमारी सामुदायिक सुविधा में आते हैं। हम जैसे यहाँ पर अपने कार का प्रयोग करते हैं, मिक्सी का प्रयोग करते हैं, ये हमारे क्या है, एसी का प्रयोग करते हैं, ये हमारे भौतिक सुविधाओं में आते हैं, जिनको हम अपने सुविधा के अनुसार हमको उपयोग करते हैं। और सामुदायिक सुविधा जो सबके लिए होता है, जैसे पार्क, रेलवे सेवा, बस सेवा, ये हमारे क्या होते हैं, सामुदायिक सुविधा होती हैं। और मनोरंजन की सुविधाएं हमारे जो मनोरंजन से संबंधित चीज़ों का उपयोग करते हैं, हमारे मनोरंजन, ये हमारे क्या है, अमानवीय साधन में आते हैं, भौतिक, सामुदायिक और मनोरंजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉलेट के द्वारा दिए गए मतभेद दूर करने के स्तर। अब देखिए यहाँ पर ये फॉलेट के जो नियम है मतभेद दूर करने के इन्होंने स्तर बताया फॉलेट ने, और इन्होंने मुख्य रूप से 4 स्तर बताया है। क्या है, मुख्य रूप से 4 स्तर बताया है। और जो लास्ट इनका है एकीकरण का जो स्टेज है, उन्होंने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। इसके भी 2 स्तर होते हैं। पहला आता है विचार परिवर्तन, और दूसरा आता है विभिन्नताओं को स्वीकारना। क्या आता है, विचार परिवर्तन, और दूसरा आता है विभिन्नताओं को स्वीकारना। तो देखिए यहाँ पर है, इसमें मैंने स्टेज आपका लिया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हर बार इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, प्लीज़ इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये मैंने चुन के आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर है फॉलेट द्वारा दिए गए मतभेद दूर करने के स्तर, आज्ञा पालन, दबाव, समझौता, विचार परिवर्तन, एकीकरण, अभिभिन्नताओं को स्वीकारना। ये इसकी यहाँ पर मैंने इसीलिए अंग्रेजी भी लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बी, यानी आपका इसमें देखिए जो दबाव होता है, यानी उन्होंने की कहा कि किसी भी मतभेद को दूर करने के लिए सबसे निम्नतम स्तर जो होता है वो दबाव होता है, यानी उसको ज़बरदस्ती दबाव डाल करके उसको सही करवाना। तो यानी यहाँ पर है। दूसरा हमारा आता है आज्ञा पालन, यानी जिसको हम ऐच्छिक समर्पण कहते हैं या वॉलंटरी सबमिशन कहते हैं, यानी दूसरा स्टेज है आज्ञा पालन। और उसके बाद आता है तीसरा समझौता करके, और चौथा हमारा आता है एकीकरण करना। क्या होता है, एकीकरण करना। और इसके बाद यहाँ पर आता है फिर हमारा विचार परिवर्तन आता है। क्या आता है, विचार परिवर्तन। फिर लास्ट में हमारा यफ आता है, यानी विभिन्नताओं को स्वीकारना। क्या आता है, विभिन्नताओं को स्वीकारना। देखिए ये इनके स्टेज हैं। सबसे पहले किसी चीज़ को क्या करते हैं, दबाव डालते हैं उस चीज़ के लिए, दबाव से उस ऊपर की प्रक्रिया क्या होती है, ऐच्छिक समर्पण पर ध्यान देते हैं। उससे ऊपर की प्रक्रिया क्या होती है, हम समझौता करने की कोशिश करते हैं। उससे ऊपर लास्ट में क्या होता है, अच्छा जो माना जाता है हमारा विचार परिवर्तन, कि चलो जो हो गया झगड़ा हो गया, हम आपस में सामंजस्य कर ले, झगड़े तो होते रहते हैं, हमारा विचार, हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाना। तो हमारा वो, ये मैंने फॉलेट वाला भी पढ़ाया है, आप जा करके वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये विचार परिवर्तन है। उसके बाद हमारा आता है ये हमारा, जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, विचार परिवर्तन कर दिया। अब देखिए जो हमारे ये जो विचार परिवर्तन है, ये इसी के रूप है, किसके, एकीकरण के। यानी एकीकरण के 2 ही प्रकार हैं। क्या क्या है, हमने आपको बताया, विचार परिवर्तन और विभिन्नताओं को स्वीकारना। यानी जो एकीकरण है, जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, ये क्या, ये 2 भागों में डिवाइड हुआ, विचार परिवर्तन, विभिन्नताओं को स्वीकारना। तो देखिए यहाँ पर जो समझौते के बाद किस पे आते हैं, हम एकीकरण पे आते हैं। एकीकरण के बाद हमारा आता है विचार परिवर्तन, और विचार परिवर्तन के बाद आता है विभिन्नताओं को स्वीकारना। तो इसके स्टेज हैं, याद रख लीजिएगा आप, दबाव, आज्ञा पालन या ऐच्छिक समर्पण, समझौता, उसके बाद एकीकरण, फिर विचार परिवर्तन, विभिन्नताओं को स्वीकारना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद कर लिख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें सबसे उच्च स्तर, सबसे अच्छा जो माना जाता है, उच्च स्तर जो माना जाता है, वो हमारा एकीकरण
या विचार परिवर्तन या विभिन्नताओं को स्वीकारना, ये हमारे तीनों उच्च स्तर में आते हैं। और जो हमारे सबसे निम्न स्तर होता है, क्या दबाव यानी ज़बरदस्ती डाल करके उसको सही करवाना। और जो मध्यम स्तर का होता है वो हमारा ऐच्छिक समर्पण और समझौता होता है। यानी पहले नंबर पर हमारा विचार परिवर्तन, जिसको हम एकीकरण बोलते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा आता है कि जो सबसे निम्नतम स्तर होता है वो दबाव है, यानी तीसरे नंबर पर है। और ऐच्छिक समर्पण और समझौता हमारा दूसरे नंबर पर है। तो ये इसके स्तर को भी डिवाइड कर लीजिएगा, इससे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये इससे भी आपका सबसे उच्चतर स्तर पूछ सकता है। तो सबसे उच्चतर स्तर हमारा क्या होता है? एकीकरण होता है। अब आते हैं हमारा, अब मतभेद को सुलझाने का सबसे उच्च स्तर क्या। देखिए अब यहाँ पर मैंने इस चीज़ को क्या कर दिया, अभिकथन और कारण के रूप में बदल दिया है। अब देखिए इसमें आपका है कि अब इसको खुद कोशिश करिए कि इसमें देखिए मैं आप लगा पाती हूँ नहीं लगा पाती हूँ। पहले आप वीडियो को पॉज करके आप खुद देखा करिए कि आप कर पाते हो कि नहीं। मतभेद को सुलझाने का सबसे उच्च स्तर एकीकरण है। अब देखिए जस्ट मैंने यही जो चीज़ बताया उसी का देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल कर दिया है कि मतभेद को सुलझाने का सबसे उच्च स्तर एकीकरण है। इस स्तर में खोजा जाता है कि कौन कौन से विचार समान हैं और स्वीकार किए जाने वाले हैं और कौन कौन से विचार में भिन्नता लिए होते हैं। इस पर विचार किया जाता है, विचार करने के बाद उस पर समझौता किया जाता है। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पर डिटेल कर दिया। इसका जो ऑप्शन जाता है हमारा क्या होगा? सी होगा, क्योंकि ये देखो इसके बारे में बता रहा और इसका कारण बता रहा है, यानी को पूरा डिटेल कर रहा है। इसीलिए क्या है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ये की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन जाता है हमारा सी है। क्या है? सी है कि सबसे उच्चतम स्तर हमारा एकीकरण है, और जिससे हम उसमें विचार परिवर्तन देखते हैं, कौन सा सही है कौन सा नहीं है, किसमें अंतर आ रहा है, इस पर विचार किया जाता है। अब देखिए मैंने आपके लिए गोल वैल्यू और इसमें बनाया है हमारे गोल वैल्यू स्टैंडर्ड पर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। देखिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। देखिए यहाँ पर है होम मैनेजमेंट वैल्यू, गोल्स स्टैंडर्ड और इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आपको इससे मैच कराना है इनके क्या वर्ग है। अब देखिए होम मैनेजमेंट, अब देखिए हमारा जो होम मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है? ये हमारा मेंटल प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक मेंटल पिक्चर होता है, यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज, या क्या होता है यहाँ पर? रिसोर्सेज होगा, यानी हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसको सही तरीके से यूटिलाइज हो जाए, चाहे वो मानवीय हो और या अमानवीय हो। उनका मेंटल पिक्चर को ऑफ यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो हमारा क्या जाता है इसमें? होम मैनेजमेंट के ये इसके बारे में जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट जो आता है बी हमारा क्या है? वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? गिव मीनिंग टू लाइफ, यानी हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करने का काम कौन करता है? वैल्यू करता है। तीसरा आता है हमारा गोल्स। ये क्या गोल्स क्या है? इट इज़ मोर डिफिनिट एंड कंटिन्यू प्रोसेस। ये क्या होता है? ये मोर डिफिनिट है और कंटिन्यू प्रोसेस होता है किसका? गोल्स का। तो देखिए क्यों? क्योंकि गोल ये क्या होता है? बहुत ही निश्चित होता है और एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया होती है, और इसी को हम पाने के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब आता है हमारा, अब मैंने आपको पढ़ाया भी है गोल कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। वैल्यू मैंने पढ़ाया है, वहाँ जो आपको चीज़ें यहाँ समझ नहीं आ रही वहाँ पे आप डिटेल देख लीजिएगा। अब आपका हमारा आता है स्टैंडर्ड। क्या है हमारा? स्टैंडर्ड जो होता है क्या होता है? इट इज़ हायर देन एक्चुअल लेवल ऑफ अचीवमेंट, यानी ये सबसे उच्च स्तर का होता है और ये क्लियर होता है। और हम अपने स्तर को पाने के लिए हम सबसे पहले वैल्यू को देखते हैं। वैल्यू से क्या होता है? हम गोल को पाते हैं, गोल से हमारा स्तर बनता है। तो यानी सबसे क्या है? ये इट इज़ हायर होता है देन एक्चुअल लेवल ऑफ अचीवमेंट। एक्चुअल लेवल ऑफ अचीवमेंट का सबसे उच्च स्तर होता है हमारा स्टैंडर्ड। अब आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या है हमारा? इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे जो हमारे अंदर पाए जाते हैं वैल्यू, वो हमारे क्या होते हैं? इंट्रिंसिक। वैसे हमारे ब्यूटी, इंटरेस्ट, लव, ये हमारे क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू होते हैं। अब यहीं पर आप चूज करिए, देखिए एक्सट्रिंसिक वैल्यू कौन कौन से होते हैं, ये आप हमें कमेंट में लिख करके बताएंगे। एक्सट्रिंसिक वैल्यू कौन कौन से होते हैं, हमने यहाँ पर एंट्रिक बता दिया है। अब यहाँ पर आपको लिख के बताएंगे एक्सट्रिंसिक वैल्यू कौन सी होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिलेक्ट द मीन्स एंड गोल्स। क्या होते हैं? देखिए हमने आपको पढ़ाया है कि कितने प्रकार के गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीन एंड। सबसे छोटा होता है हमारा मीन एंड गोल्स, इसी से हमारा शॉर्ट टर्म पूरा होता है, शॉर्ट टर्म से हमारा लॉन्ग टर्म पूरा होता है। तो मीन एंड गोल को आपको इसमें चूज करना है, और हम हमारे छोटे छोटे काम होते हैं जिससे हम पूरा करते रहते हैं और उसी से हमारे शॉर्ट टर्म गोल पूरे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? शॉर्ट मीन एंड, जो थोड़े समय के लिए होते हैं और पूरे हो जाते हैं। तो देखिए हमारा राइटिंग अ चेक टू पे बिल, यानी लिखना, चेक करना
टू पे बिल, जो पे बिल है उसको क्या करना, उसको चेक करना, उसको होता है हमारा इसमें आता है। और दूसरा आता है सी यानी कटिंग फ्लावर्स फॉर द लिविंग रूम, यानी अपने घर को डेकोरेशन करने के लिए क्या करते हैं, फ्लावर की कटिंग करके वहाँ पर लगाते हैं। यानी छोटे छोटे क्या है, इससे अपने घर को हम सजा रहे हैं। तो घर को सजाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को हम करते रहते हैं, वो हमारा मीन एंड गोल के अंतर्गत आता है। वॉचिंग द हाउस यानी घर को देखभाल करना। अब इसमें यहाँ पर वॉचिंग द हाउस, अब उसमें आपका बहुत डिटेल हो जाएगा, तो बहुत डिटेल में छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर वॉचिंग में कोई एक चीज़ पे आता है तो आपका यहाँ पर मीन एंड होता है, नहीं तो आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा। एजुकेट द चिल्ड्रन यानी बच्चों को शिक्षित करना है, शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा, ये लॉन्ग टर्म में आएगा। तो ऐसे ही आप चीज़ों को देखिएगा, कौन सा लॉन्ग में आता है, कौन शॉर्ट आता है, कौन मीन एंड आता है। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है मैच द, देखिए मैंने एक चैप्टर को पूरा इसी में ऐड कर दिया है, एक चैप्टर को पूरा। ये पॉइंट लास्ट क्वेश्चन आपका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। और मैंने इस पे कम से कम एक क्वेश्चन को बनाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं आपको इस तरह से मुझे बनाने के लिए। तो प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, इससे और बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। अब आते हैं हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, एनर्जाइजिंग, चेकिंग, एडजस्टिंग, सुपरवाइजिंग, इवैल्यूएशन। तो ये देखिए हमारे क्या है, होम मैनेजमेंट की प्रक्रिया है जिसको हम होम मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पूरा करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता, अब देखिए यहाँ पर मैंने, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर मत देखिए, सबसे पहले आप इस पर चूज करिए, देखिए आपको इसमें से कौन कौन से आ रहे हैं। यही वीडियो पॉज करके आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपको इसमें से कितने पॉइंट आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर जाता है हमारा, जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग क्या करता है, मैपिंग आउट द कोर्स ऑफ एक्शन। ये क्वेश्चन आपका अक्सर मिलान करने के लिए आता है क्वेश्चन। देखिए कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है क्या करता है, कि मैपिंग यानी मैप तैयार करता है किसके लिए, प्लानिंग के लिए, कोर्स ऑफ एक्शन। अब आता है दूसरा, कोर्स ऑफ एक्शन समझ लीजिएगा, मैपिंग आउट इस तरह से आए तो जान लीजिए प्लानिंग है। दूसरा हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ये डिवाइडिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। क्या करता है, यानी सबके जो काम होते हैं वो क्या करता है, डिवाइड करता है। ग्रुपिंग यानी जिसको ग्रुप में करना, ग्रुपिंग करता है। एक्टिविटीज़ के को ग्रुपिंग करना, डिवाइड करने का काम ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा होता है। तीसरा हमारा आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या हमारा होता है, ये हमारा है केयरफुल एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ परफॉर्मेंस। क्या होता है ये, जो केयरफुल ऑब्जर्वेशन करता है और किसका, परफॉर्मेंस यानी जो हमारा काम मैंने कर रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है सही से, इसके कंट्रोलिंग करने का काम हम किसके, मतलब कि ये चीज़ों को कर ऑब्जर्वेशन करने का काम कंट्रोलिंग के द्वारा किया जाता है। अब आता है हमारा एनर्जाइजिंग। क्या होता है एनर्जाइजिंग, एनर्जाइजिंग जो होता है, इट इज़ इनिशिएटिंग एंड सस्टेनिंग द एक्शन। यानी इसमें कह सकते हैं एनर्जाइजिंग में क्या होते हैं, एक तरह से कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं, कोई इसमें सुधार करने का काम करते हैं, किसी को मोटिवेट करने का काम करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं, वो हमारा एनर्जाइजिंग के अंदर आता है। अब हमारा आता है चेकिंग। क्या आता है, चेकिंग। चेकिंग में हमारा जो ऑप्शन जाता है, इट, देखिए यहाँ पर मैंने कंट्रोलिंग पढ़ाया है, इसके बाद हमारा डी एनर्जाइजिंग मैंने पढ़ाया, इसका आंसर होगा इट इज़ इनिशिएटिंग सस्टेनिंग द एक्शन। इसके बाद हमारा आता है चेकिंग। चेकिंग में हमारा जो ऑप्शन जाता है इंक्वायरी ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ प्लान। क्या है, इंक्वायरी ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ, यानी प्लान की क्या करना, प्रोग्रेस करना, की प्रोग्रेस देखना कि जो हमने प्लानिंग बनाया वो हमारा कहाँ तक सफल हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ, इसकी प्रोग्रेस को देखता किसके द्वारा, चेकिंग के द्वारा। तो देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों का केवल हेर फेर है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बहुत ऐसा नहीं है, बहुत टफ अंग्रेजी मैंने लिखा है, बहुत ईजी लिखा है, और ऐसे ही आपको यहाँ से तो अंग्रेजी से आपको खोजने में बहुत ही आसानी होती है। अब आते हैं हमारा एडजस्टिंग। क्या है एडजस्टिंग, एडजस्टिंग में क्या होता है, इट इज़ जो हमारा जो एडजस्टिंग की क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग का मतलब होता है समायोजन करना। तो समायोजन में क्या होता है, इट इज़ कैरिंग आउट द प्लान इज डेलीगेट द क्या बोलते हैं, डेलीगेट द अथॉरिटी। देखिए यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पर अभी इसको छोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर सुपरविज़न, जो सुपरविज़न का काम है ये क्या करता है, सुपरविज़न में क्या होता है, मेकिंग न्यू डिसीजन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, देखिए हमारा एडजस्टिंग, सुपरविजन और इवैल्यूएशन। अब देखिए जो एडजस्टिंग होता है, देखिए जो ये हमारे तीनों प्रक्रिया होती हैं किसकी, कंट्रोलिंग की। क्या क्या है, एनर्जाइजिंग, चेकिंग और एडजस्टिंग। ये बातें आप याद रखना, ये कंट्रोलिंग की प्रक्रिया है, एनर्जाइजिंग, चेकिंग और एडजस्टिंग। और वैसे आपकी क्या होती हैं, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी स्टेज भी पूछते हैं कि कंट्रोलिंग की कौन सी स्टेज है। तो एनर्जाइजिंग, चेकिंग और एडजस्टिंग ये क्या होते हैं, ये उसके कंट्रोलिंग की प्रक्रिया भी होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ तक बताया था एनर्जाइजिंग। अब हमारा चेकिंग मैंने बता दिया। अब हमारा आता है एडजस्टिंग। जो एडजस्टिंग होता है क्या करता है, मेकिंग
न्यू डिसीजन फॉर एडजस्टिंग, यानी एडजस्ट करने के लिए, कोई चीज़ गलत हो रहा हो या कोई चीज़ सही करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, नया डिसीजन लेते हैं एडजस्ट करने के लिए। तो एडजस्टिंग से आप पता लगा दीजिएगा मेकिंग न्यू डिसीजन फॉर एडजस्टिंग। लेकिन जो सुपरविजन होता है, ये जो सुपरविजन है ये इट इज़ कैरिंग आउट द प्लान इज डेलीगेटेड टू अदर, यानी दूसरे को देने करने के लिए, ले आने के लिए क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं, यानी ऊपर से नीचे करने के लिए या अपने हॉरिजॉन्टल वे में देने के लिए क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं। डेलीगेट का मतलब अपने अधिकार को या अपने कार्यों को उच्च से निम्न में परिवर्तित कर देना, उनको दे देना, वो हमारा किस में आता है, सुपरविजन में आता है। लास्ट हमारा आता है इवैल्यूएशन। क्या हमारा, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है, लुकिंग बैक ओवर, क्या करना, लुकिंग बैक ओवर व्हाट हैज़ बीन डन, यानी पूरा बैक देखना कि हमने जो पूरा किया है कि कहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है, उसको देखना, लुकिंग बैक ओवर व्हाट हैज़ डन। तो ये आपका क्वेश्चन है। मैंने एक को चैप्टर को पूरा एक में ही देखिए यहाँ पर हमने बता दिया है कि इस चीज़ को पर इतना ही देख लेंगे तो आपका एक चैप्टर आपके लिए एनफ है, यहीं से ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे संबंधित। तो हमारी वीडियो ये है, हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है एक्सटेंसिव वैल्यू कौन कौन से होते हैं, प्लीज़ आप हमें कमेंट में इसका आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दिया करिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँगी और भी अदर सब्जेक्ट का भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, वो भी आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो तब तक के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।